नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सकर्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं मिस्टर सुदीप कुमार दुबे, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन दिल्ली, जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि इस रिगार्ड में उनकी जो भी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं या अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं या किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। आइए हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। वेलकम सर। सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सकर्शंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। सर, जैसे इसमें हमें इतना पता है कि हम बात करें विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के बारे में, पर जैसे ये एक्सकर्शंस का जो हमने आज का टॉपिक लिया है, बेसिकली इसका डिक्शनरी मीनिंग या अगर हम कहें डेफिनेशन, इसका क्या मतलब है? ठीक कहा आपने। ये जहाँ तक डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द एक्सकर्शन की बात है तो इसमें डिक्शनरी में देखने को ये मिलता है कि इट्स अ विजिट और आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सम ऑब्जेक्टिव्स इन देयर माइंड। कुछ समूह में कुछ लोग जो है विज़िट पे जाते हैं किसी एक ख़ास डेस्टिनेशन पे, वहाँ जाकर उनके मन में कोई एक ख़ास उद्देश्य होता है जिसको लेकर वो वहाँ जाते हैं। तो एक्सकर्शन का डिक्शनरी मीनिंग ये है। और जहाँ तक और उसकी ख़ास डेफिनेशन की बात आपने करी है तो मैं स्लाइड पे जाना चाहूँगा। एक्सकर्शन इज़ अ शॉर्ट आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी फॉर साइट सीइंग। ये डिक्शनरी मीनिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़र करना चाहूँगा कि ये केवल साइट सीइंग जैसी बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बच्चों के साथ एक्सकर्शन की बात है तो वहाँ पर साइट सीइंग तो है, लेकिन वो संबंधित होनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी मच रिलेटेड टू द करिकुलम। उनमें जो पाठ्यक्रम में जो बातें हैं और उसमें जो विषय लिए गए हैं, चाहे वो सामाजिक अध्ययन के हों या गणित के हों या विज्ञान विषय के हों, उनसे संबंधित स्थानों पर ही जाया जाता है एक्सकर्शन में फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न। तो डेफिनीशन की जहाँ तक बात है तो उसमें ये कहा गया है कि एन एक्सकर्शन इज़ अ ट्रिप by a group of people, usually for some leisure activities or with some educational purpose. It is often an adjunct to a longer journey or visit to a place, sometimes for other purposes also. तो इसमें पर्पस बहुत ही आवश्यक है कि किस उद्देश्य से हमारे बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि एक्सकर्शन का मतलब होता है किसी हम एजुकेशनल या लेजर पर्पस से, मतलब पर्पस होना चाहिए। पर्पस शुड बी देयर। पर्पस बहुत ही आवश्यक है। केवल हम वहाँ गए और घूम के लौट आए, ये एक्सकर्शन नहीं है। एक्सकर्शन मतलब जो इसका मीनिंग हम देखें, इट इज एसोसिएटेड विद सम इम्पोर्टेंट पर्पस। डेफिनेटली। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सेशन में विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के बारे में, जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक्सकर्शन का मतलब है हम किसी भी एक्टिविटी के लिए जिसका कोई पर्पस है, जिसका कोई हमने एम गोल डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक्टिविटी बाहर आउटडोर में प्लान करते हैं, जी, उसका मतलब एक्सकर्शन होता है। जी। कई बार बताइए। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे उद्देश्य हैं बच्चों को शिक्षा देने के, वे क्लासरूम एक्टिविटीज़ में कई बार अचीवेबल नहीं है, हम उनको पूरा नहीं कर पाते। तो यदि हम उनको बाहर ले जाएं, संबंधित जगहों पर ले जाएं, डेस्टिनेशंस पहले से चुनने पड़ते हैं, वहाँ अगर ले जाएं तो वो सप्लीमेंट करती हैं चीज़ों को। जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वे उस जगह पर जाने से जब उनको एट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है तो ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बनती है। ये बात है इसमें ख़ास तौर से। तो मतलब ये एक तरह की उनके लिए आउटडोर एक्टिविटी हो गई। जी हाँ। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे हम डिसेबिलिटी के फील्ड में ही हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में, आज हमारा जो मेनली कंसर्न है वो है विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। तो सर, बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए? जी, थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस पे सीधे जाने के पहले कुछ और उसके बारे में जान लिया जाए। जैसे कि कुछ, क्योंकि एक्सकर्शन केवल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य बच्चों के लिए भी होते हैं।
तो मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा। एक्सकर्शंस के परिभाषा जान लेने के बाद थोड़ा सा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ मेजर एक्सकर्शंस हैं। इसमें क्या है कि साल में 1 या 2 बार हम उसको करते हैं, जहाँ पर मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ आप गए 1 दिन के लिए, पूरा 1 दिन के लिए गए, नाइट स्टे भी वहाँ करते हैं जाके, और अगले दिन वापस आते हैं। तो ये मेजर एक्सकर्शन है, इसके लिए ख़ास हमको तैयारी करनी पड़ती है और अपने और बिगर अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे परमिशन ख़ास लेनी पड़ती है। और ये है कि इसमें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं बातें कि जो बच्चों का और टीचर का जो रेशियो है उस पर बहुत ध्यान देना है। और ये मैं अभी बात कर रहा हूँ जनरल बच्चों के लिए 1:15 रेशियो की बात करी गई है, यानी 15 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए। ये मेजर मैं एक्सकर्शन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप लंबी दूरी पर ले जाएंगे बच्चों को, ओवरनाइट होगा, वहाँ पर नाइट स्टे भी होगा, अगले दिन लौट कर आएंगे। माइनर एक्सकर्शन जो है वो 1 दिन के लिए हो सकता है, मतलब पूरे दिन में हो सकता है हाफ ऑफ द डे के लिए भी हो, वहाँ पर ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी पूरी तैयारी आवश्यक है। हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन चाहिए, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। ये डिटेल में हम लोग प्लानिंग में और भी अभी जाएंगे। और एक है मिनी एक्सकर्शन। मिनी एक्सकर्शन ऐसा है कि जिसमें केवल प्रिंसिपल ग्रांट कर देता है परमिशन, और टीचर के साथ बच्चे हमारे चले जाते हैं। कोई वॉकिंग डिस्टेंस होता है, थोड़ी दूरी होती है विद्यालय से, वहाँ पर हम उसको प्लान कर लेते हैं। और इसकी प्लानिंग में उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की आवश्यकता होती है, प्रिंसिपल कैन ग्रांट द परमिशन। लेकिन अगर आप मेजर एक्सकर्शन करना चाहते हैं या इवन माइनर करना चाहते हैं तो वहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ को भी लेना पड़ता है कॉन्फिडेंस में। कई बार मतलब प्रिंसिपल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है विद्यालय में और टीचर्स का सहयोग रहता है, लेकिन जो और हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका भी परमिशन, उनके जो है ज़रूरत होती है, उनसे बात करना, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये 3 तरह के एक्सकर्शन हुए। आपने बात की थी कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैं थोड़ा सा और समय लूँगा आपसे। नॉर्मल जो जनरल स्कूल्स हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके लिए एक्सकर्शन का क्या महत्व है। पॉइंट्स हैं कि ये जो हमारी नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस है, जिसमें क्लासरूम टीचिंग की आप बात सोच सकते हैं। क्लासरूम टीचिंग में जैसे टीचर पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पहले से ही मटेरियल हमारे पास होता है, डिसाइडेड है सिलेबस, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, उसका ही एक हिस्सा है। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि कई बार विद इन द स्कूल क्लासरूम एक्टिविटीज़ कई बातें बताना संभव नहीं होता, और अगर हम उनको लेकर जाएं बाहर तो कई चीज़ों को हम उनको सप्लीमेंट कर पाते हैं, बातों को और अनुभव उनको जो है रियल एक्सपीरियंस, एडिशनल रियल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। जी हाँ, आपको क्लासरूम में तो आप इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं, लेकिन यदि आप उनको जगहों पर ले जाते हैं तो रियल एक्सपीरियंस उनको मिल पाता है। तो एक ये वजह है। बाकी टेक्स्ट बुक को सप्लीमेंट करती हैं आपकी एक्सकर्शंस। और जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत से हमारी आउटकम्स हैं, बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे पर्सनल लेवल पर भी हो सकते हैं, एजुकेशनल लेवल पर हो सकते हैं, जो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं क्लासरूम में, उनको हम बाहर ले जाके पूरा करते हैं। उसके बाद टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू एंश्योर ए सेफ लर्निंग एक्सपीरियंस आउटसाइड द दिस क्लासरूम के बाहर जाके, लेकिन सेफ़ लर्निंग होनी चाहिए। वहाँ बहुत सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सेफ़ लर्निंग, एक माहौल, एक इन्वायरमेंट, वातावरण उनके लिए बनता है, वहाँ जाके खुश भी होते हैं बच्चे और बहुत कुछ सीखते भी हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये एक्सकर्शन कराने से, बच्चों को बाहर ट्रिप्स में ले जाने से बहुत सी मानवीय गुणों का विकास बच्चों में होता है। ह्यूमन वैल्यूज़ जैसे कोऑपरेशन है और पार्टिसिपेशन है, लीडरशिप है। बच्चों के साथ जो है जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ में काम करना होता है। कई बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम एक्सकर्शन के द्वारा बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ। इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे। इसकी आगे की सेशन की कंटिन्यू हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक।
This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स,
मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंदबुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंदबुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Welcome back to our session where we're discussing about the excursions with our expert. Let's continue this session. सर, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले एक्सकर्शन के बारे में आपने बताया कि इन जनरल एक्सकर्शन का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है जी। और जैसे आपने बताया मेजर, माइनर, मिनी एक्सकर्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं कि हमारे किस पर्पस के लिए है और हमने कितने ड्यूरेशन के लिए प्लानिंग करी है जी हाँ। विद सम इम्पॉर्टेंट पर्पस लाइक एज अ फील्ड ट्रिप फॉर द चिल्ड्रन, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हम उसके बारे में अभी बात कर रहे थे। जी हाँ। तो सर इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके और क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंस की जहाँ तक बात है, हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक्सकर्शन में जब बच्चे भाग लेने जाते हैं तो उनमें बहुत से मानवीय गुणों का विकास होता है, कोऑपरेशन उनमें आती है, बच्चों के साथ काम करना है, इनिशिएटिव ले सकते हैं वो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अध्यापक की मदद भी करते हैं कि लाइए सर ये काम हम करके दिखाते हैं। तो इनिशिएशन लेना, लीडरशिप क्वालिटीज़, कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, सब लोगों के साथ समूह में रहना है। तो इस तरह से बहुत से क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, जो उनमें विकसित होते हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है, तो हमारे कुछ विषय ऐसे हैं जैसे सोशल साइंसेस के विषय हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पर बहुत सी कॉन्सेप्ट्स ऐसी हैं जो यदि हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं एक्सकर्शन पे, कंसर्न प्लेसेस पे, तो मुझे लगता है कि वो जानकारी और उनकी एनरिच होती है। साइंस की बहुत सी बातें ऐसी हैं, उन पर कुछ बात की जा सकती है। गणित में भी हम विचार कर सकते हैं कि कैसे एक्सकर्शन हेल्पफुल हो सकता है। तो मतलब विषयों में भी हम जाके उनको और अधिक अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सोशल साइंस की बात करता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में बहुत सी पुरानी इमारतों, पुराने राजाओं आदि की मतलब पुरानी उनकी कहानियाँ बताई जाती हैं, कहाँ वो रहते थे, कहाँ उनकी राजधानियाँ थीं, कैसे उनके महल होते थे, महल में कैसे उनकी जो है बड़ी बड़ी, जैसे आप देखते हैं किसी पुरानी यदि हम इमारत में जाते हैं तो आजकल की जो इमारतें हैं नई और जो पुरानी हैं उनका आर्किटेक्चर बिल्कुल फ़र्क है। तो वो केवल किताब में पढ़ के समझ में आने वाली बात नहीं है। यदि जैसे आपने यहाँ बात करी आर्किटेक्चर की, जी हाँ, तो इसका मतलब जैसे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे या जो पुराने ज़माने के कहें कि पिछले समय के जो थे, जी हाँ, उनके बारे में जैसे पढ़ते हैं और हम बच्चों को बताते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिप्स होती हैं, एक्सकर्शंस होती हैं, तो ये बेसिकली मतलब बच्चों को एनरिच नॉलेज देने के लिए और उनका जो मतलब कई प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। जैसे मैं आर्किटेक्चर की आपने बात करी, मैं आपको बताऊं कि पुरानी इमारतों को आप देखोगे तो उसमें मेहराब होते थे, मतलब दरवाजे आजकल जैसे होते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर वैसे नहीं होते, मेहराबदार होते थे ऐसे। अब वो मेहराबदार बनेगा कैसे? तो आप ज़रा देखिए वहाँ पर, कभी ख़ास ध्यान अगर आपने दिया हो तो पत्थर एक के ऊपर एक सजाए जाते हैं और वो पत्थर थोड़ा सा, जब आप एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखते हैं तो थोड़ा सा उसको आप टूवर्ड्स लेफ्ट खिसकाइए, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद जब आप उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखेंगे थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ ले आइए, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ ले आइए, तो आप देखेंगे अपने आप वो मेहराब बनता जाता है। इसी तरह से जो आप दूसरा पिलर होगा एट योर लेफ्ट, उसमें आप
एक के ऊपर एक पत्थर रखा, फिर आप थोड़ा थोड़ा उसको दाएं किनारे की तरफ खिसकाते जाएंगे तो वो इस तरह मेहराब बनेगा। तो ऊपर जाके आप देखिए बहुत ही अच्छा सुंदर नमूना बनता है, जो आजकल की इमारतों में ऐसा नहीं है। तो ये मेहराबदार संरचनाएं पुरानी इमारतों में ही हैं। पढ़ने को मिलता है किताबों में कि पहले मेहराबदार दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन वो मेहराब क्या है वो मुझे लगता है वहाँ जाकर ही समझ में आने वाली बात है। ये सोशल साइंस हिस्ट्री की मैं बात कर रहा था। साइंस की, विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में एक्सकर्शन में जब बच्चे जाएंगे, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पौधों के भाग क्या हैं, पत्ती, फूल, विभिन्न तरह की पत्तियाँ। मुझे लगता है बच्चे अगर वहाँ जाएं, किसी गार्डन में जाएं मान लीजिए, और वहाँ पर उनको अध्यापकों की मदद से ये बताया जाए कि पत्तियाँ उनको छूकर देख सकते हैं, ना तोड़ने की चली इजाज़त नहीं है लेकिन छूकर देख सकते हैं। कई बार गिरी रहती हैं पत्तियाँ ज़मीन पर, उनका कलेक्शन किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह की पत्तियाँ बच्चे इकट्ठा कर सकते हैं। रॉक स्पेसिमेंट्स, पत्थरों के विभिन्न नमूने बच्चे इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत सी बातें, ये तो 2-4 नमूने उदाहरण मैंने आपको बताए। अध्यापक चाहे तो अपनी सूझबूझ से बहुत सी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो कि वो टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक्सकर्शन में जाके उसको रियल एट हैंड, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हम सर यहाँ सब्जेक्ट्स की बात करें, सोशल साइंसेस की बात करी, साइंस की बात करी, तो इसमें ये भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर ऑल्सो एंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो कितना उससे सीख पाते हैं बाहर की जो हमारी एक्सकर्शन है, जो भी हमारी फील्ड ट्रिप है। और जैसे कहें कि बाहर फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनको टच करके वो टेक्सचर भी देख सकते हैं, मतलब किसका कलर कैसा है। तो इस तरीके से हम छोटे बच्चों में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही आपने कहा। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए क्लासरूम एक्टिविटीज़ एक हिस्सा हो सकता है। यदि हम वहाँ कुछ मॉडल्स ला सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत अच्छा। लेकिन यदि वहाँ पर नहीं ला सकते, कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप एक बड़े पहाड़ की कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, तो पहाड़ की कॉन्सेप्ट देने में अध्यापक कह सकता है कि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है। अगर द सेम टाइम मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग की कॉन्सेप्ट देना चाहती हैं, तब भी अध्यापक कहेगा कि ये बिल्डिंग भी बहुत ऊंची है, पहाड़ भी ऊंचा, बिल्डिंग भी ऊंची। तो बच्चे के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि दोनों ही चीज़ें ऊंची हैं, तो अंतर क्या है? पहाड़ में केवल ऊंचाई नहीं है, बल्कि वहाँ एक ख़ास किस्म की शांति भी है। उसके बाद उसका वातावरण भी है, बनावट भी अलग है। बनावट है, वातावरण है, वहाँ की ठंडक महसूस की जा सकती है। तो वो ऊंचाई, वो शांत और वो उसका स्ट्रक्चर और सुंदरता, ओवरऑल सुंदरता, ये मुझे लगता है वहाँ जाकर बहुत अच्छे से बताई जा सकती है। और जैसे मान लीजिए नदी, समुद्र, ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे यहाँ। तो पानी की आवाज़ कॉन्सेप्ट दिया, अगर मतलब इसमें मेरे ध्यान में एक आ रहा है, जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें, जी हाँ, जी हाँ, तो जैसे एलिफेंट हो गया या कोई और एनिमल है, तो कहें कि वो बड़ा है, पर एक्चुअल जो मतलब रियलिटी वाली जो बात है, वो हम सिर्फ पिक्चर शो करने से या मतलब किसी और तरीके से हम एक रियल इन्फॉर्मेशन बच्चे को नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हाथी भी बड़ा है, पहाड़ भी बड़ा है, तो कितना बड़ा है? बच्चे के मन में ये प्रश्न होगा। तो वो जो रेशियो है, वो जो अनुपात है, वो वहाँ ले जाकर ही उसको समझाया जा सकता है। इसीलिए जूज़ में, चिड़ियाघरों में हम जाते हैं, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया जानवरों का, वहाँ पर हम जाते हैं। अच्छा, केवल साइज़ ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को छू के नहीं भी दिखा पाते हैं। मान लीजिए जानवर अंदर बंद है या डरावना है, ख़तरनाक है, तो हम उसको छूने नहीं भी देंगे, लेकिन उसकी आवाज़ को जो बच्चा सुन सकता है। तो एक तरह से आप देखिए कि यूजिंग मल्टी सेंसरी अप्रोच, अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग करते हुए हम उनको बाद में यूनिफाई करते हैं एक्सपीरियंसेस को, जिसकी चर्चा अभी आगे होगी। तो बहुत ही अच्छा अनुभव उनको दिया जा सकता है। अब ये सोशल साइंस के बाद मैं मैथमेटिक्स की भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। गणित में कई बार ऐसे लगता है कि गणित में एक्सकर्शन का क्या महत्व हो सकता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटी छोटी गणनाएँ हैं, ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मुझे लगता है एक्सकर्शन आप मार्केट प्लेस में ले जाइए,
यहाँ तक कि मनी कीपिंग, पैसे का हिसाब किताब रखना। मुझे लगता है छोटे बच्चों के साथ ये एक्सकर्शन हो सकता है कि उनको किसी बाज़ार में, मार्केट में ले जाएं और वहाँ उनको इंडिपेंडेंटली, स्वयं स्वतंत्र होकर ख़रीद फरोख्त करने दिया जाए। वहाँ वो ये कर पाएंगे कि यदि एक पेंसिल का पैसा दाम यदि वो 2 रुपये है तो 10 पेंसिल कितने की आएगी, एक मेंटल कैलकुलेशन वो करेंगे। और साथ के साथ जैसे आपने पेंसिल का बोला, मनी के अगर साथ देखा जाए तो हमने कहा कि एक उसको मॉडल एज अ पकड़ा दिया कि हमें ऐसी 3 चीज़ें और लेके आनी है। जी हाँ, तो वो भी उसका एक इंडिपेंडेंट वर्क हो गया। हाँ बिल्कुल, काउंटिंग उसमें आ सकती है, उसमें एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, मनी कीपिंग। तो ये सभी गणित की संकल्पनाएं हैं जो मुझे लगता है कि एक्सकर्शन से आप बहुत अच्छे ढंग से और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, बजाय कि केवल क्लासरूम में। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है, जैसे हम डायरेक्शनैलिटी की बात करते हैं, लेफ़्ट राइट। अगर हम मतलब आउटडोर ट्रिप पे बच्चे को लेके जा रहे हैं और हमें उनको डायरेक्शन सिखानी है, तो वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टर्न, यू हैव टू टेक अ राइट टर्न। अब आपको इतना स्ट्रेट चलना है और फिर उसके बाद में ऐसे जाना है। डेफिनेटली थ्योरेटिकल जो भी जानकारी हम देते हैं बच्चों को, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यहाँ तक कि पूरा पश्चिम, जो दिशाओं की बात है, तो बाहर जाएंगे तो उनको मतलब वो जानकारी को प्रैक्टिकली वहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा उनको समझ में आएगा। एक मुझे कविता याद आ रही है कि जब छोटे बच्चों को ये बताया जाता था कि दिशाओं का ज्ञान कैसे हो, तो ये था कि सूरज के सामने जब वो उगता है, राइजिंग सन, उसको फेस करके खड़े होंगे तो वो ईस्ट है, पूरब है, पीठ पीछे पश्चिम है, दाईं ओर दिशा उत्तर की, बाईं ओर हमारे दक्षिण। तो अब सन फेसिंग की आपने बात करी, तो डेफिनेटली क्लोज रूम, क्लासरूम में तो जो क्लोज्ड है उसमें तो सन नहीं है, उसके लिए तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो फिर से आप एक्सकर्शन कर सकते हैं उनका, दिशाओं का ज्ञान, और बाकी लेफ़्ट राइट की आपने बात करी, उसका भी ज्ञान हो सकता है। जैसे अभी आपने एक पोएम का जिक्र किया, तो ऐसी मतलब ध्यान आता है कि छोटे बच्चों को अगर मान लीजिए हम शेप कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, सर्कल का सिखाते हैं, तो एक बहुत फेमस सी पोएम आती है कि पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल। बहुत ही छोटे बच्चों की ये कहानी है, वो कविता है, मम्मी का पैसा गोल, पापा का पैसा गोल, मम्मी की रोटी गोल, दादी जी का चश्मा गोल। ऐसे हम सारी दुनिया गोल मटोल। सारी दुनिया गोल मटोल। बहुत छोटे बच्चों के साथ ये कविता। अध्यापकों में तो जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैंने अध्यापन का भी काम किया है, मैं 7 साल टीचर भी रहा हूँ इस प्रोफेशन में आने के पहले। मुझे लगता है जितना ज़्यादा सूझबूझ आप रखेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों को आप बता पाएंगे। उनको तो बच्चों को ही कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो और ये टीचर के ऊपर है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, चाहे कितनी भी बाधा हो, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। बाकी गणित की बात कर रहे थे, उसमें कैलकुलेशंस की बात करी, सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास बहुत सी इम्पोर्टेंस है, उनको हम एक्सकर्शन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे नॉर्मल, मतलब जो हर बच्चे के लिए ये चीज़ अप्लाई होती है, मतलब एप्लीकेबल है कि एक्सकर्शंस हम स्पेशल बच्चों के लिए नहीं, डिसेबल बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए हम फील्ड ट्रिप विद सम पर्पस, इम्पोर्टेंट पर्पस। और वो डिपेंड करता है कि हम एक मेजर ट्रिप लेके जा रहे हैं, किसी लंबी ड्यूरेशन के लिए या लंबे रास्ते के लिए जा रहे हैं या किसी नियर बाय प्लेस पे जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि अलग अलग तरह के एक्सकर्शंस हमारे हो सकते हैं। पर जैसे कि आज का जो हमारा सेशन है वो है विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए। जी। तो ये उन विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? अब मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं कि क्यों विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, दृष्टिबाधित जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए इस शैक्षिक भ्रमण का क्या महत्व हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे आने के पहले दृष्टिबाधा से संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा। और एक बहुत ही मशहूर एजुकेशनिस्ट हुए हैं, बर्टहोल्ड लोइनफेल्ड, ये साहब हैं, 1950 में इन्होंने अपना अध्ययन किया। अभी तक हम लोग उसको पढ़ाते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। इन्होंने दे टॉक ऑफ 3 बेसिक लिमिटेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस। सो वन इज इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, सेकेंड इज इन द एबिलिटी टू गेट अबाउट,
एंड द थर्ड इज इन द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, इन द रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, और इसमें देखें जैसे कहा गया कि अनुभवों के प्रसार और प्रचार में कुछ कमियां रह जाती हैं दृष्टि बाधा के कारण। तो थोड़ा सा यहाँ पर और बैकग्राउंड में हम चलेंगे और अपने सेंस ऑर्गन्स जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि हमारी ज्ञान प्राप्त करने के चैनल्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दृष्टि का अध्ययन हुए हैं जिसमें ये निकल कर आया है कि 80 से 84% तक का ज्ञान हम देखकर प्राप्त करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि जो व्यक्ति दृष्टिबाधित है उसके लिए सूचनाओं का उसके पास पहुंचना कितना ज़्यादा बाधा वाला ये विषय है, क्योंकि मेजर सेंस जो रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फॉर्मेशन के लिए वो विजुअल डेफिनेटली। विजुअल सेंस के साथ एक और प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये डिस्टेंस से भी आपको सूचना देता है। दूर भी कोई वस्तु है आप देखते हैं, तुरंत जानकारी ले लेते हैं। इसी तरह से हियरिंग का भी जो हमारा कान है उसमें भी ये भी डिस्टेंस ऑर्गन है। कुछ हद तक ऑल्फैक्टरी सूंघने का भी जो काम है, नाक जो हमारी है, ये दूरी से हमको सूचना दे सकते हैं। लेकिन आप देखें एक दृष्टिबाधित बच्चे के बारे में सोचिए जो देख नहीं रहा है। कई बार मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, हो सकता है कि सुन भी नहीं रहा है, तो वैसे में कितनी समस्याएं आती होंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों के अनुभवों में बहुत अधिक कमियां रह जाती हैं। डेवलपमेंटल डिलेज की बात की जाती है कि उनकी विकासात्मक देरियां हो जाती हैं, माइलस्टोन्स अचीव करने में उनको बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। मतलब बच्चों के जो डेवलपमेंट होनी चाहिए प्रॉपर एज वाइज, जो इनके एज के अकॉर्डिंग मतलब माइलस्टोन्स होते हैं, वो कहीं पे भी गड़बड़ हो सकते हैं, मतलब डिले हो सकते हैं या डेविएटेड हो सकते हैं। डिले होगा डेफिनेटली। जैसे अब मान लीजिए बहुत छोटे बच्चे की बात करें, अपनी माँ को देख के मुस्कराना। अब मैं अपनी माँ को देख ही नहीं रहा हूँ, तो जब तक माँ बुलाएगी नहीं, जब तक मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा नहीं, तो तब तक मुश्किल है वो उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाना। और आपने देखा होगा तमाम तरह के खिलौने होते हैं हमारे पास, बच्चों को शैक्षिक खिलौने भी होते हैं, उनके संपर्क से हम जो है बहुत सी जानकारियां देते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई खिलौना आवाज़ नहीं करता है, देखने वाला स्टफ टॉयज़ है, तो वो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे के लिए तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि वो उसकी रीच में ना हो जी। तो जहाँ तक दृष्टिबाधित बच्चे की बात रही, उसकी जो रिमेनिंग सेंसेस हैं, आँख को छोड़ दीजिए, कान है, सुन सकता है, वो छू सकता है, सूंघ सकता है। रिमेनिंग सेंसेस से बची हुई जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके माध्यम से हम फिर से कोशिश करते हैं कि इनके अनुभवों को हम बढ़ाएं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो दृष्टि के अलावा जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनकी सीमाएं हैं जी, क्योंकि जब वस्तु हमारे संपर्क में होगी, मैं अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो दृष्टिबाधित पूर्णतः दृष्टिबाधित व्यक्ति का जो इमीडिएट वर्ल्ड है वो है जो उसके हैंड रीच में आता है। सपोज करिए कि मैं देख नहीं रहा हूँ प्लस मैं सुन भी नहीं रहा हूँ, तो हमारे लिए आप भी जैसे थोड़ी सी दूरी पे बैठी हुई हैं तो कोई मतलब नहीं है जब तक आप आवाज़ नहीं करती। तो जो इमीडिएट वर्ल्ड है दैट इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड, उसकी जानकारी बहुत सीमित हो जाती है, इसलिए वहाँ पर रिमेनिंग सेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो मतलब उसकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग जो उसका एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, वो बहुत कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है और रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है जी उसके जी हिसाब से। जी हाँ, ये पहला पॉइंट उनकी स्टडी में था, इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो कि बहुत ज़्यादा सीमित हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है इन द एबिलिटी टू गेट अबाउट, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना। मोबिलिटी की जहाँ तक बात की जाए तो मोबिलिटी की जो बात है, मोबिलिटी में दो चीज़ें हैं, एक फिजिकल लोकोमोशन जिसको केवल शारीरिक तौर पर आप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना कह सकते हैं। अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट मेंटल मैपिंग, मानसिक रूप से भी हम अपने मन में एक पिक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्लासरूम से निकलकर मेस तक जाना है, तो क्लासरूम से आप जब निकलोगे तो बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, उसके बाद अगर बाएं मुड़ना है तो कितने कदम चलकर अगला रूम है, प्रिंसिपल रूम है, उसके बाद रिसोर्स रूम है, उसके बाद जो भी हमारी मतलब जैसे जो मेंटल मैपिंग की आपने बात की उसमें प्रॉपर जो
मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना कि क्या क्या हमारे लैंडमार्क्स हो सकते जी, हैं, जी, किन हाँ। को क्रॉस करके हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, है ना, तो मेंटल मैप भी बनता है। जी। तो नॉट ओनली फिजिकल लोकोमोशन बट ऑल्सो मेंटल ओरिएंटेशन वी कैन से, इसकी मदद से हम मोबिलिटी कर पाते हैं। लेकिन जब हम दृष्टिबाधित हो जाते हैं तो फिर से हमारे साथ यहाँ से वहाँ जाने में समस्या आ जाती है। और यदि हमारे पास मेंटल मैप है उसके बावजूद भी यदि मान लीजिए कि हमारे रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, हमारे रास्ते में कुर्सी मेज पड़ी हुई है जो हमारी जानकारी में नहीं है, तो हम उनसे टकराएंगे, तो वो हमारे पास एक बाधा है। और इस एबिलिटी टू गेट अबाउट ना होने की वजह से, यहाँ से वहाँ ना जा पाने से हमारी बहुत सी बातें सीमित हो जाती हैं। यहाँ तक कि सोशल इंटरेक्शन, हमारे मित्र, जी हाँ, लिमिटेड हमारे मित्र। आप देखिए कई बार ऐसा महसूस पाएंगी आप कि दृष्टिबाधित बच्चे को बाकी के बच्चे अपने साथ खेल नहीं खिला रहे हैं, हो सकता है क्योंकि जो खेल खेलने में, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ में जो फास्ट मूवमेंट्स हैं वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंडशिप, सोशल इंटरेक्शन, ये भी एक एरिया है जो बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित होगा। एंड फाइनली आप कहते हैं कि दिस इन द इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, वातावरण में जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, उनसे बातचीत करना, वो भी हमारा बहुत सीमित हो जाता है। एंड द चाइल्ड फील्स डिटैच्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही वातावरण में नहीं अपने आप को सामंजस्य बैठा पा रहा हूँ, मैं बिल्कुल डिटैच हो गया हूँ, अलग हो गया हूँ। इन सब लिमिटेशंस की वजह से जो इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर, जैसे सोशल इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट, हर तरह के फंक्शंस, जो भी उसके अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए बच्चे को, वो प्रॉपर नहीं नहीं मिलेंगी। मान लीजिए एक हमारे मित्र की बर्थडे पार्टी है, यहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से दूसरे मोहल्ले में है मान लीजिए। अब अगर यदि मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर जाएं तो मैं जाऊँगा, अन्यथा मैं किसी और मित्र की ये तो मदद मांगूंगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि मित्र के पास समय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोग मदद करना नहीं चाहते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, लोग मदद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय नहीं है, हम अपने किसी काम में व्यस्त हैं, तो वो काम नहीं हो पाता, बर्थडे पार्टी मिस हो जाती है। तो इसका मतलब हमारे इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, फ्रेंडशिप, वो भी कहीं ना कहीं बाधित होती है। सर जैसे अभी आपने बात करी कि मदद करना चाहते हैं, और ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की भी हमने बात करी, तो जैसे हम आम तौर पे चलते फिरते हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित, कोई विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल जा रहा है, तो सबसे बेसिक जो होता है हमें ये बताया जाता है, अगर थ्योरेटिकली देखें, कि हमें उनसे पूछना चाहिए कि डू यू नीड हेल्प और नॉट। क्योंकि मतलब जैसे कईयों को हम हेल्प कराने के लिए इनिशिएट करते हैं, हम खुद इनिशिएट करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एटिकेट्स कि हम शुड वी आस्क फॉर द हेल्प। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जहाँ तक साइटेड पीयर्स की बात है, डेफिनेटली वी शुड आस्क, हमें उनसे पूछना चाहिए। इट्स अप टू हिम और हर वेदर शी टेक्स माई हेल्प और नॉट। ये डेफिनेटली उसका अपना निर्णय होगा। यदि वो स्वयं जा सकता है या जा सकती है तो हेल्प नहीं है। इसमें हमको कोई ये फील नहीं करना कि हम उसकी हेल्प करने गए और उसने मना कर दिया। ये तो बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट है, इट्स वेरी गुड। लेकिन जब तक हमारी उससे बातचीत नहीं है, हमको नहीं पता कि वो इंडिपेंडेंट है। सो ऑलवेज वी शुड आस्क फॉर वेदर वी कैन हेल्प यू और नॉट। ये एटीट्यूड होना ही चाहिए। और सर जैसे हमने बात करी ये जो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, मतलब जिसमें आपने बताया कि एनवायरनमेंट का होना, इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जी हाँ। तो इसमें मतलब अभी तक हमने बात करी कि विजुअली इम्पेयर्ड जो इंडिविजुअल है उसको क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि वो कैपेबल है इंडिविजुअल, पर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है कि वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जहाँ जो डिसेबिलिटी एरियाज़ को जानते हैं, समझते हैं, वो इस बात को भी समझते होंगे कि पहले ऐसा होता था, ऐसे विचार थे लोगों के कि भाई बच्चे में कमी है, द चाइल्ड इज डिसेबल्ड और इम्पेयर्ड।
लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप देखिए हैंडीकैप की क्या बात है, मान लीजिए मुझे आप ब्रेल की किताब दीजिए, ठीक है, मुझे ब्रेल आती है, लेकिन मैं जनरल व्यक्ति की बात करूं, उसको आप ब्रेल की किताब दीजिए, तो मुझे लगता है वो हैंडीकैप फील करेगा। तो हैंडीकैप तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना। अब जहां तक उसको दूर करने की बात है, तो आप ऐसे साधन मुहैया कराइए, ऐसे उनको बुक्स दीजिए जो ब्रेल में हों, तो डेफिनेटली वो पढ़ पाएंगे। कहीं कोई हैंडीकैप जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे कई बार होता है रोड क्रॉस करने के टाइम में प्रॉब्लम होती है, या स्टेयर्स हैं तो विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब एस्टिमेशन होता है कि हमको एक स्टेप इतना ऊपर रखना है, ऐसे करना है, इस तरीके से हमें ये वाला प्लेस है ये क्रॉस करना है। तो मतलब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें एनवायरनमेंट अगर कहें कि ऑब्स्टिकल्स होते हैं उन लोगों के लिए। तो एक आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है बाधा रहित वातावरण, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात की जाती है। तो बहुत जगह ऐसा हो रहा है, बिल्डिंग्स में जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं उनमें ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि भाई वो बाधाएं दूर की जाएं। अगर वो सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ पर हम रैंप बना सकते हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। तो बल्कि मैं बहुत ही इसमें एक अचानक मुझे बात याद आ गई, ये देहरादून की बात है, उस समय मैं वहाँ काम करता था। तो वहाँ एक मेडिकल एक कंपनी है शिप्ला, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो दवाइयाँ बनाती हैं। तो वो एक सज्जन आए, 2-3 लोग मेरे पास आए, उनका कहना था साहब ऐसा है, मैंने ये रखा है कि जो उसका रैपर है, जो उसका डिब्बा है, उस पर आप उसका दवाई का नाम है, कंपोजिशन है, लेकिन सब प्रिंट में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, सुनने में थोड़ा ऑड भी लग सकता है। एक बच्चे को रात में अचानक कान में दर्द होता है और वो रोना शुरू करता है। पेरेंट्स सो रहे हैं या सो ही रहे हैं, तो अब उसने रोना शुरू किया, तो उन्होंने उठा के, इसकी भी ज़रूरत नहीं समझी कि लाइट जला के वो देखी जाए दवा क्या है। कोई अन्य दवा जो निश्चित रूप से कान के दर्द की नहीं है उसको पिला दी जाती है, और उसको, ये बिल्कुल रियल घटना है, उसका गला चोक हो जाता है, मतलब उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को कौन सी दवा दी जा रही है ये उसकी जानकारी में नहीं है। तो वो कंपनी वाले मेडिकल लोग मेरे पास आए, उनका कहना था कि साहब हम ब्रेल में ये जानकारी देना चाहते हैं कि नाम क्या है और उसका कंपोजिशन क्या है, सो दैट ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी दवा हमको दी जा रही है। मुझे बहुत अच्छा आइडिया उनका लगा। सो ये सब हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग इंक्लूजन की बात करते हैं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो जितने भी बैरियर्स हैं उनको दूर करने की बात हो रही है, और बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है जैसे आपने कहा। फिर मैं यस सर, जैसे आपने बताया कि मतलब किस तरीके से हम एक अलग स्टेप्स ले सकते हैं कि ताकि जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हैं कि उनको प्रॉब्लम ना हो और उनके लिए हम ठीक से काम कर सकें। जी हाँ। ये अच्छा, अभी हमने बात करी कि लोइनफेल्ड साहब के साथ क्या क्या कमियां हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस रह जाती हैं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सकर्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। चर्चा कर लेते हैं कि उनकी क्या क्या, फिर कैसे हम उन एक्सपीरियंसेस को कवर अप कर पाएंगे, कैसे हम उनको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स की बात करी है। नीड फॉर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, नीड फॉर यूनिफाइंग एक्सपीरियंसेस एंड नीड फॉर लर्निंग बाय डूइंग। 3 बातें इन्होंने करी हैं बेसिक रूप से। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, मूर्त अनुभव उनको देना है बच्चों को, जो भी कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए हम उनको एक एप्पल के बारे में, सेब के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम बच्चों को बताएंगे, वर्बल मान लीजिए एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि, और एक बात और ध्यान रखनी होगी, ये उस बच्चे की बात हो रही है जो एप्पल पहले से नहीं जानता है। हालांकि एप्पल बहुत कॉमन, मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, जिसने मान लीजिए एप्पल कभी नहीं खाया है, तो उसके लिए एप्पल तो एक नई कॉन्सेप्ट है। तो आप वर्बल बात उससे करेंगे कि ये फल है, गोल होता है और मीठा भी होता है, लेकिन ये गोल, ये मीठा, ये क्या है, ये मुझे लगता है जब उसको मूर्त रूप से वो से दिया जाएगा, और मैं ये भी कहूँगा कि उसको खाने भी दिया जाए, तो ये जो मल्टी सेंसरी बात है कि उसको छू कर एक्सप्लोर करेगा बच्चा,
कि गोल है तो क्या गोल है, गोल कैसा होता है। उसके बाद मीठा है तो खाने के बाद मिठाई में भी आप देखिए स्वीट मिठाइयों की मिठास कुछ और है, फलों की मिठास कुछ और है। सेब की मिठास संतरे की मिठास से अलग है। तो मुझे लगता है मिठास में भी अंतर है। वो पपीते की मिठास कुछ और है। वो अंतर कैसे? आप कहेंगे पपीता मीठा होता है, सेब मीठा होता है, लेकिन क्या अंतर है वो तभी पता चलेगा जब उसको रियल एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिया जाएगा। तो उसको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देना जरूरी है। और उसके बाद मान लीजिए आपने मल्टी सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल करते हुए उसकी जो रिमेनिंग सेंसेस हैं, खुशबू एक है, खुशबू सूंघ के वो देखेगा, सूंघा उसने, एक सूंघने की एक उसको इन्फॉर्मेशन मिली, साइज एक्सप्लोर करके देखा, खा के देखा तो स्वाद आया। ये जो विभिन्न बची हुई ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से जो उसे जानकारी मिली, लास्ट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि उसको यूनिफाई करने की ज़रूरत है। मतलब सभी अनुभवों को छूकर, सूंघकर, चखकर जो उसे अनुभव मिले हैं उसको यूनिफाई करेंगे। फिर जो किताब में जो टेक्स्ट के साथ उसको जानकारी दी गई थी सेव के लिए, उससे जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं एक कॉन्सेप्ट बनेगा। और थर्ड जो पॉइंट है, नीड फॉर लर्निंग बाय डूइंग। जब तक बच्चे खुद नहीं करेंगे, ये तो हम सामान्य बच्चों की भी बात है, आप उनको खुद काम करने के लिए दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि भाई क्या एक्टिविटी है ये। तो ये 3 सिद्धांतों की बात की गई है कि भाई कैसे उनके जो अनुभव जो रह गए हैं, जो कमियां जो रह गई थी, लिमिटेशंस जो थी दृष्टि बाधा की, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि मतलब प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, कुछ जैसे मेथड्स के ज़रिए हम कैसे बच्चों में कॉन्सेप्ट्स डेवलप करा सकते हैं, जैसे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यूनिफाइंग एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने से हम बच्चे में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डेवलप करा सकते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बाकी का डिस्कशन इस ब्रेक के बाद करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। देखो, ओपन योर आईज, ओपन करो, ओपन करके ओपन। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। वेरी गुड। ग्लास, वेयर इज द ग्लास? जो खाली बैग है। ग्लास, वेरी। कप को टच करो जल्दी से, कप को। वेयर इज द कप? वेरी गुड। कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास, वेयर इज द ग्लास? वेरी गुड। चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क?
तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं। जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, concept of vegetables, fruits, body parts, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। Welcome back to our session where we're discussing about the excursions for visually impaired learners with our expert. तो हम इसका अपना सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। सर, जैसे हमने ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा कि एक्सकर्शंस कैसे हम प्लान मतलब कर सकते हैं, क्या पर्पस हो सकता है और क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, कुछ मेथड्स को हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हम बात करें सर, इस सेशन में अगर हम देखें ये जो हम एक्सकर्शंस की बात करें, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स। जी हाँ, जैसे अभी ब्रेक पे जाने के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं, फिर हमने बात करी कि उनको दूर करने के लिए हम प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। अब हम आते हैं उस विषय पे जो मुख्य आज की बिंदु है कि क्या महत्व है एक्सकर्शंस का दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो आप देखें इसमें कि एक्सकर्शन की अपनी एनरिचमेंट वैल्यू है। इट हैज़ गॉट सम एनरिचमेंट वैल्यूज। एक्सकर्शन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस। Excursion provides concrete experience. Excursion provides multi-sensory experiences. Excursion provides first-hand experience, and it plays a major role in concept development. जैसे हम बात कर रहे थे कि लोइनफेल्ड साहब ने जो लिमिटेशंस बताई थी, एक्सकर्शन के माध्यम से हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। हम जो उनके अनुभवों में कमियां रह गई थी, एक्सकर्शन के द्वारा मल्टी सेंसरी अप्रोच इस्तेमाल करते हुए हम उनको बाहर ले जाएं और उनको बातों को दिखाएं, तो उन कमियों को, उन लिमिटेशंस को हम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, मूर्त अनुभव उनको दिया जा सकता है, चाहे वो किसी भी विषय की बात हमने की थी पहले, मूर्त अनुभव हम उनको दे सकते हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस दिया जा सकता है, जो उनकी रिमेनिंग सेंसेस हैं, जो बचे हुए ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है एक्सकर्शन में। उदाहरण के तौर पर एक फूल की यदि हम बात करें, फूल के हिस्से विज्ञान का विषय है। फूल में पत्तियां होती हैं, बाह्यदल होते हैं, दल होते हैं, पुंकेसर है, उसकी खुशबू है, रंग है। तो ठीक है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम उसको सूंघ सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। तो ये जो हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियों की जो बात है, मल्टी सेंसरी अप्रोच की जो बात आपने शुरू की थी, उससे हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो एक्सकर्शन की अपनी एक ख़ास एनरिचमेंट वैल्यू है, जो बच्चों में तमाम
बाधाएं, लिमिटेशन, सीमाएं जो रह गई थी उनको पूरा करने में एक्सकर्शन प्लेज ए वाइटल रोल, उसकी अपनी एक भूमिका है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुझे लगता है एक्सकर्शन की महत्व और ज़्यादा है, क्योंकि एक देखने वाला बच्चा तो फिर भी विद्यालय में भी, विद्यालय के बाहर, घर में जब वो जाएगा, रास्ते में आते जाते बहुत सी चीज़ों को देखता है, और देखने से जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। लेकिन एक दृष्टिबाधित बच्चा जो देख नहीं रहा है उसके लिए इसका महत्व और अधिक है, और अधिक हमारी इस बात की जिम्मेदारी है कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रत्यय निर्माण, उसकी जो प्रत्यय हैं वो कहीं कम तर न रह जाएं, उनको हम पूरा करें। सो एक्सकर्शन का बहुत ही अधिक महत्व है। एक्सकर्शन के महत्व में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सर, जैसे आपने बताया कि एक्सकर्शंस का विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या महत्व हो सकता है, इससे बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, और हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट टू मेक एन एक्सकर्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो सर, आप इसमें कुछ एग्जाम्पल देके बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज की या किसी गार्डन, मतलब कहीं लेके गए, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपके प्रश्न पर जाने के पहले केवल एक बात मैं और कहूँगा कि एक्सकर्शन केवल जाना आना, घूम के आ जाना ही गतिविधि नहीं है, बल्कि हमेशा इसको हम करिकुलम से जोड़ते हैं। टॉपिक बीइंग टॉट, जो भी है, जो पढ़ाया जा रहा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए भले ही हमको चाहे अपने स्कूल के लिए अलग अलग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करनी पड़े, लेकिन उन बच्चों की जो करिकुलम है, जो उनके पाठ में है, उनसे संबंधित ही होए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने उदाहरण की बात करी तो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँगा कि सपोज़ करिए कि लोधी गार्डन हम बच्चों को ले जाते हैं। दिल्ली में लोधी गार्डन है ये। तो लोधी गार्डन जाने से क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। कॉग्निटिव एरिया, द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लोधी गार्डन, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स, फ्लोरा एंड फ्लोना देयर। सोशल एरिया में इंटरेक्शन, कोऑपरेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एम्प्लॉयज़। फंक्शनल एकेडमिक्स, छोटे बच्चों का, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द किंग, name of the trees there, flowers. It also as a leisure and recreation activity, they can play there, sing, enjoy. Some work activity also can be done. They read the material regarding Lodhi garden in advance, and after coming from Lodhi garden they write a report on the garden. So there are so many activities involved, and soundscapes can be made. There are so many words there, the sounds of the words can be recorded. So the soundscape, then orientation and mobility in this area, the movement in new places is a very important aspect with the help of mobility maps, and personal area, taking care of their own belongings. इतने पॉइंट्स बताए जा सकते हैं। सर, जैसे इसमें डिफरेंट एरियाज़ की हमने बात करी, जैसे कॉग्निटिव एरिया, इसमें जो आपने जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकली जो इन्फॉर्मेशन है, वो जैसे अभी हमने पिछले सब्जेक्ट्स में डिस्कस किया था, जैसे सोशल साइंसेज में। जी हाँ, मतलब ये उसी से रिलेटेड है कि ये एक सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगी, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, और अगर हमने जैसे विजिट किया तो उसका प्रैक्टिकली अनुरूप, मतलब उसको उस फॉर्म में भी हमने बच्चों को सिखा दिया। बिल्कुल। लोधी गार्डन किस राजा ने बनवाया था, कब बनवाया था, ये सभी सूचनाएं हैं जो उनको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगी। लेकिन आप जाइए लोधी गार्डन में, वहाँ आपको अलग अलग जगहों पर जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनके बाहर ही आपको सूचनाएं मिल जाएंगी कि फलां राजा ने बनवाया था, इस सन में बनवाया था। तो वहाँ जब वो पढ़ेगा और जो क्लासरूम में टीचर जी ने बताया था उनको कोरिलेट कर पाएगा। सो ये सूचनाएं, अच्छा ये तो बड़े बच्चों के मतलब की हो सकती हैं। छोटे बच्चों को केवल राजा का नाम, जगह का नाम, कौन कौन से पेड़ वहाँ पर हैं, फ्लावर्स, ये सब के नाम एक फंक्शनल एकेडमिक्स के तरीके उनको बताया जा सकता है कि भैया क्या क्या था, क्या देखा आपने। और बड़े बच्चों को उसकी आर्किटेक्चरल थिंग्स भी बताई जा सकती हैं कि कैसे उस समय इमारतें बनती थीं, जैसे पहले शुरू में मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो बातें बताई जा सकती हैं। तो कॉग्निटिव एरिया, फंक्शनल एरिया, मोबिलिटी,
और वो भी इन ए न्यू प्लेस। मैं आपको बताऊं कि दृष्टिबाधित तो व्यक्तियों के साथ जिन जगहों पे वो रह रहे हैं, द प्लेसेस दे आर फैमिलियर विद ऑलरेडी, वहाँ पर मोबिलिटी आसान है, लेकिन नई जगहों पर जाने पे बहुत मुश्किल है। एंड मोबिलिटी विद द हेल्प ऑफ मोबिलिटी मैप्स, मोबिलिटी मैप की एक ख़ास कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर, कि लोधी गार्डन का मोबिलिटी मैप मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी तरह के पेड़ हैं, जितने भी रास्ताएं हैं, गेट है, गेट किस दिशा में है, मैप बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें बातें ध्यान रखनी है, दिशा का ख़ास ध्यान रखना है कि उत्तर किस दिशा में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्योंकि उसके जो दरवाजे होंगे, जो गेट्स होंगे, वो किन्हीं दिशाओं में होंगे। मान लीजिए आप अपने स्कूल से वहाँ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, तो इसका भी एक मैप बन सकता है। दूसरा, एक डिस्टेंस का भी रेशियो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। सूचना बिल्कुल सही जानी चाहिए कि मोबिलिटी मैप में जो आपने स्केल लिया है, कि इतने सेंटीमीटर बराबर इतने किलोमीटर, वो वहाँ पर हो, ताकि बच्चा मोबिलिटी मैप पे अपनी उंगली चलाएगा और उससे ये अंदाज़ा लगा पाएगा कि ये डिस्टेंस एक्चुअल कितने किलोमीटर होगा, तो वहाँ जाने में। इसी तरह से इन द गार्डन वहाँ जाएंगे, प्लानिंग में अभी हम आपसे और डिटेल में बात करेंगे कि प्लानिंग करते समय आपको वहाँ पहले से ही अध्यापकों को भेजना होगा कि भाई वहाँ पता करके आइए, उससे संबंधित लिटरेचर पढ़ना होगा, वो बच्चों से डिस्कस करना होगा, उनके जो करिकुलम में जो चैप्टर है उसको कोरिलेट करना होगा। तो ये सब तमाम बातें हैं जो हम किसी भी एक जगह, और ख़ास तौर से जो लोधी गार्डन का आपने एग्जाम्पल लिया, वहाँ पर हो सकता है। डेफिनेटली हमारा जो एक्सकर्शन है बच्चों के लिए खुशी का मौका तो है ही है, वहाँ पर वो गा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। बच्चों को तो ये तमाम गतिविधियाँ भी करने में, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में उतनी जगह नहीं है, ओपन ग्राउंड नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो वहाँ जाकर वो मौके उनको मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि न केवल उनकी करिकुलम पार्ट्स, बल्कि उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, एक बात और भी वो सीख सकता है कि हमारी अपनी वस्तुएं, हमारा अपना बैग जो उसके पास होगा, पानी की बोतल जो उसके पास होगी, वो उसको ऑल द टाइम अपने पास रखता है। तो पर्सनल बिलोंगिंग्स को अपने साथ रखना, अपने साथियों के साथ कोऑपरेशन करना, टीचर की बात को ओबीडियंस के साथ सुनना, वैसे ही व्यवहार करना, लीडरशिप लेना, इनिशिएशन। कई बार अध्यापक की मदद भी करते हैं बड़े बच्चे एक्सकर्शन में। तो ये तमाम बातें हैं जो वहाँ जाकर हम सीख सकते हैं। मतलब डिफरेंट एरियाज़ को हम इंक्लूड करें तो एक एक्सकर्शन से हम बच्चे को बहुत सारे फ़ायदे, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहुत बातें, उनको बहुत से आप क्रियाएं करवा सकते हैं, वर्क एक्टिविटीज़। वो लोधी गार्डन जाने के पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ जाके एक्चुअल विज़िट करने के बाद उस पर एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये एक्टिविटीज़ है। वहाँ पर जो तमाम विभिन्न तरह की आवाज़ें हैं, उनको एक वो साउंडस्केप बना सकते हैं। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, वो भी वहाँ की जा सकती हैं, खेला जा सकता है। आपने एग्जाम्पल से बताया कि हम मतलब बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। जैसे हमने लेके गए हम बच्चे को एक्सकर्शन में, किसी फील्ड ट्रिप में, जैसे लोधी गार्डन का हमने एग्जाम्पल लिया, पर अब आती है कि हम उसको प्लान कैसे करें। कोई प्रोफेशनल है या कोई टीचर है, उस चीज़ को प्लानिंग कैसे कर सकता है एक एक्सकर्शन के लिए। एक्सकर्शन की प्लानिंग की आपने बात करी है, बहुत ही अहम सवाल है। किसी भी एक्सकर्शन पे हम ऐसे ही नहीं जा सकते, किसी भी जगह पर यूं ही नहीं आप पहुंच जाओगे। वहाँ आपको अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी होगी। मैं आपको प्लानिंग ऑफ एक्सकर्शन की बात करूं तो 3 कदमों में बांटना चाहूँगा। प्री प्लानिंग means planning before excursion takes place. So choosing a destination, then it should be covering the curriculum also. It's done by teachers. Planning should be done by teachers. बच्चों के द्वारा नहीं बल्कि अध्यापकों के द्वारा होनी चाहिए।
कहाँ जाएंगे, म्यूज़ियम में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, ये सभी निर्णय हमको पहले लेना है। और पहले निर्णय लेने में ये भी बात ध्यान में रखनी है कि वो करिकुलम से जुड़ा हुआ हो। मैंने आपसे बार बार कहा कि एक्सकर्शन केवल घूमने फिरने की गतिविधि नहीं है, इसको हम पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे। उसके बाद लोकेशन, होमवर्क, मतलब मुझे लगता है टीचर्स को वहाँ भेजना चाहिए कि आप वहाँ जाइए, देख कर आइए पहले कि वहाँ क्या क्या है, बच्चों को क्या दिखाया जा सकता है। तो पहले होमवर्क हमको करना है। पेरेंट्स से ख़ास परमिशन लेनी है कि भाई हम आपके बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, उनकी परमिशन बहुत ज़रूरी है। परमिशन इनिशियली लग सकता है कि क्या आवश्यकता है, लेकिन आप देखिएगा कि कभी कभी जब कोई बात घट जाती है, कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ने बाद में आके हंगामा किया कि कैसे आप ले गए, तो उनकी परमिशन। टीचर की ड्यूटी असाइनमेंट, मुझे लगता है टीचर्स को, चूँकि दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो रही है, हमारी क्लास में ज़्यादा बच्चे नहीं होते, टीचर टॉट रेशियो 1:8, मैक्सिमम 10 होता है। तो टीचर को ड्यूटी असाइन करना है कि भाई आपको अपने बच्चों के साथ पूरे समय रहना है। उसके बाद टीचर ही नहीं, मुझे लगता है टीचर को भी एक हेल्प मिलनी चाहिए, तो एक हेल्पिंग हैंड भी उनको मिले, तो टीचर को ड्यूटी आप देंगे। उसके बाद आपने जगह का चुनाव कर लिया, फिर ट्रांसपोर्ट, आप वहाँ जाएंगे कैसे, तो उसके लिए आप नंबर, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे आपके पास हैं, यू अरेंज द ट्रांसपोर्ट, बस और वटेवर, बस को आप हायर करते हैं। अच्छा, ये हायर करने के लिए कुछ फाइनेंशियल बातें भी होंगी, वो एज ए प्रिंसिपल वन हैज़ टू टेक ऑल द डिसीजन। तो मुझे लगता है कि वो जो फाइनेंशियल जो बातें हैं, जो बजट की बात है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना है, तो उसका प्रपोजल बनाना है। प्रिपरेशन उसकी बहुत ज़्यादा है। एक्सकर्शन होगा 2 दिन, 1 दिन, लेकिन उसकी तैयारी हो सकता है महीने भर चले। अप्रूवल आपको चाहिए, हायर अथॉरिटीज़ का चाहिए, बच्चों, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। बच्चों को तैयारी करना है, आपको बच्चों को इस बात के लिए तैयार करना है कि आपको वहाँ जाना है, सीखना है। अध्यापकों को तैयार करना है, सपोर्टिंग स्टाफ को तैयार करना है। अच्छा, और भी देखिए, अब तैयारी की बात हो रही है, मेडिकल हेल्प इफ़ रिक्वायर्ड, मान लीजिए कोई भगवान न करे मिस हैपनिंग होती है, तो मेडिकल हेल्प वहाँ होनी चाहिए। तो तैयारी बहुत ढंग से हो सकती है, बहुत पहलू सोचने पड़ेंगे। प्री प्लान, ये प्री प्लान है। देन वी गो टू प्लानिंग ड्यूरिंग द ट्रिप। वहाँ पर भी आपको एक्चुअल विजिट कराना है। पहले आपने तैयारी कर ली, उसके बाद एक्चुअल विजिट में आप गए, डेट तय हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, बच्चों को अनाउंस कर दिया गया कि भाई आपको आ जाना है, बच्चे आ गए, टीचर सभी आ गए, हेल्पिंग हैंड स्टाफ भी आपके साथ आ गया। देन द एक्चुअल विजिट इज़ परफॉर्म्ड, वहाँ जाते हैं हम लोग। देन वर्बल एक्सप्लेनेशन, दृष्टिबाधित बच्चों की बात हो रही है, उनको हर एक तथ्य के बारे में आपको मौखिक रूप से बताना है। इसके लिए भी अध्यापक को तैयार होना चाहिए। दृष्टिबाधित या किसी भी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ख़ास मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही धैर्य की ज़रूरत है। नॉर्मल बच्चों से कहीं ज़्यादा आपको धैर्य चाहिए। बच्चों को आपको एक एक चीज़ बतानी है, क्योंकि उनको मेन प्रॉब्लम उनकी है कि दिखाई उनको नहीं दे रहा है। इस बात पे आपको बहुत सेंसिटिवली सोचना है, तो वहाँ आपको पूरा ध्यान रखना है। वर्बल इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वर्बल इन्फॉर्मेशन पूरी कॉन्सेप्ट नहीं दे पाती, तो आपको उनको एक्सप्लोर कराना है चीज़ों को। कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ वहाँ पर तथ्य हैं, कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रीज़ हैं, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना की बात की थी, पेड़ पौधे हैं, बहुत से जानवर भी हो सकते हैं, उन सब के बारे में आपको उनको बताना है। मतलब एक छोटे से छोटे माइनर एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखना है हमें, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बहुत ध्यान देना, प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ध्यान देना है। प्लानिंग मुझे लगता है कि बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए, बहुत पहले करनी चाहिए। और वहाँ पे जाके डेफिनेटली यदि वो आपका 1 दिन का या 1 दिन से ज़्यादा का एक्सकर्शन है, तो आप उनके लंच, टिफ़िन, नाइट स्टे के लिए उनका डिनर, नाइट स्टे वो करेंगे कहाँ, वहाँ पर भी कोई परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। आपके साथ स्टाफ भी है, उनका भी ध्यान रखना है।
तो मतलब पूरी सेफ्टी, हाँ। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सब कुछ ध्यान में रखना। डेफिनेटली आप, मैं कहूँगा कि आप पहले से अपने अध्यापकों को भेजिए उस जगह पर, उस डेस्टिनेशन पर जो आपने चुना है, वहाँ वो लोग जाएंगे, इन तमाम बातों पे निर्णय करके आएंगे। वहाँ का क्या स्टाफ है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ भी कुछ मेंटेनेंस स्टाफ होता है, उनसे बात करनी है कि हमारे बच्चे आएंगे, तो वो भी तैयारी आपको करनी है। ड्यूरिंग द ट्रिप में बहुत सी बातें अभी की गई। फिर फाइनल आता है पोस्ट प्लानिंग, यानी जब आपका ट्रिप हो गया, उसके बाद, ट्रिप होने के बाद काम हमारा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा था हमारा उद्देश्य तो शैक्षिक है, हम तो उससे बहुत सी शिक्षा उनको देना चाहते हैं। मतलब किसी पर्पस से ही हमने वो प्लानिंग करी है। डेफिनेटली मैं तो आपसे यहाँ तक कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि पूरे स्कूल के लिए एक ही ट्रिप हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनकी जो करिकुलम है उसके अनुसार। मान लीजिए किसी को ताजमहल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, किसी की किताब में लाल किला पर चैप्टर हो सकता है, कुतुब मीनार पर हो सकता है, लोधी गार्डन तो लोधी वंश की बात हो रही है, तो जो उनकी करिकुलम में है, जो उनकी क्लास में किताब में है, हम वहाँ ले जाएंगे, चाहे भले ही हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट के ले जाएं, वो भी आपको प्लान करना है, पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, बहुत सी बातें हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और एक और मैं यहाँ बात कहना चाहूँगा, स्वयं अनुभव से कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ समय था मेरा जब मैं प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो डेस्टिनेशन का चुनाव है, इसमें कई बार बड़े बच्चे अपनी राय जाहिर करते हैं कि सर हम, मान लीजिए एक बार की मैं बात बताऊँ आपको, बच्चे बोले हम गोवा जाना चाहते हैं, और बहुत ही मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ कि उसके, ये देहरादून की बात है, उसके ठीक पहले हमारे NIBH के जस्ट पास एक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, पब्लिक स्कूल था, वहाँ के बच्चे 1 साल पहले गोवा गए, और कहना नहीं होगा वहाँ 2 बच्चे उसमें बह गए समुद्र में, एक्सीडेंट हुआ, 2 की बच्चों की डेथ हो गई। तो ये जब हुआ उसके बाद तमाम प्रश्न उठते हैं, वो आपको पहले ही सोचना है, और आपके बच्चे दृष्टिवादी थे, और यदि 10वीं और 12वीं के वो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ परंपरा ये है, यदि 10वीं और 12वीं के कोर्स में गोवा नहीं है तो हम गोवा क्यों जाएंगे? हमको गोवा जाने से कोई आपत्ति नहीं है, आप जहाँ आप समझे जाएं। मतलब जैसे वही बात है कि एक्सकर्शन जो है इट्स पार्ट ऑफ करिकुलम, इट शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। ये बच्चों को भी समझना होगा और अध्यापकों को उनको समझाना होगा कि हम घूमने नहीं जा रहे हैं, हम वहाँ पर जो बातें हैं जो आपके करिकुलम में है उसको समझने जा रहे हैं। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। सो जब आप डिसीजन ले रहे हैं डेस्टिनेशन का, उस समय निश्चित रूप से हम बच्चों की राय लेंगे, लेकिन पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं हो जाएंगे। कई बार ऐसा वाक़ये हो जाते हैं कि बच्चे जिद पकड़ जाते हैं जी हम वहीं जाएंगे, तो उनको समझाना पड़ता है। मैंने भी वहाँ उनको बताया कि देखिए ऐसा है कि आपके डायरेक्ट करिकुलम में तो गोवा नहीं है, और अभी थोड़ा सा मैं भी सचेत होकर चलना चाहता हूँ, तो ये भी निर्णय आपको करना होगा कि हम उन्हें कहाँ भेजें। ये सभी प्लानिंग में आएगा, ये बातें हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं एक्सकर्शन के लिए, तो एक्सकर्शन होने से पहले हमें जो प्री प्लानिंग है उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड पोस्ट प्लानिंग? मतलब हर एक छोटे एस्पेक्ट को लेके विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के साथ हमें क्या क्या, मतलब हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? जी हाँ, और भी बहुत सी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि दिस शुड बी फिट विद द स्कूल कैलेंडर एंड नॉट क्लैशिंग विद अदर स्कॉलिस्टिक इवेंट्स, टू फिट फॉर द टारगेट ग्रुप ऑल्सो। Maybe different trips may be organized for different age groups and the climatic conditions. मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल कैलेंडर हमारा होता है, उसमें शुरू में एडमिशन्स होते हैं, उसके बाद यदि स्कूल में त्रैमासिक परीक्षा की है तो वो सितंबर में होने लगती है, दिसंबर में हमारी हाफ ईयरली होती है, मार्च अप्रैल में हमको फाइनल एग्ज़ाम कराने होते हैं। उसके बीच में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल इज़ अ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर एक्सकर्शन हम ऐसे समय रखें कि हमारी दूसरी स्कॉलिस्टिक इवेंट्स क्लैश न करें,
कोई और हमारी जो क्रियाएं होनी हैं, एनुअल स्पोर्ट्स होना है, एनुअल फंक्शन होना है, तो क्लैश ना हो, तो समय का चुनाव आपको करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्लाइमेट का क्या है। अब जहाँ जा रहे हैं, फिर से उदाहरण में लूँगा और इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमारा वहाँ का अनुभव है। मान लीजिए आपका विद्यालय पहाड़ी क्षेत्रों में है। पहाड़ी क्षेत्रों में कब बारिश शुरू हो जाएगी, कब धूप निकल आएगी, आपने प्लान किया कि हम मसूरी ले जा रहे हैं बच्चों को। मसूरी और देहरादून में बहुत अंतर है। देहरादून में धूप निकली हुई है, मसूरी में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, कदम रखने की जगह नहीं है। हालांकि निश्चित रूप से हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिन दिनों में ऐसे हमारे पास सूचनाएं हैं, ऐसे अनुभव हैं कि उन दिनों में ज़्यादा वहाँ पर लैंडस्केप वगैरह भूस्खलन आदि की घटनाएं होती हैं, उन दिनों में हम नहीं जाएंगे, अवॉइड मतलब करेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं अलग अलग जगह पर, जिसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है मान लीजिए आप बहुत ही किसी गर्म जगह का विजिट कराना चाहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको मई जून में या कि अप्रैल में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? हम थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि वी आर आंसरेबल टू पेरेंट्स, टू अथॉरिटीज़। मैं आपको बताऊं, जब कोई बात होती है तो हमेशा प्रिंसिपल पकड़ा जाता है। हालांकि हर स्टेप पे इतना प्लानिंग करने के बावजूद, सभी की परमिशन लेने के बावजूद वो काम किए जाते हैं, उसके बावजूद भी यदि कोई बात होगी तो प्रिंसिपल सबसे पहले पकड़ा जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रिंसिपल की है, उसको समझना है, उसको बहुत ही संभल के कदम उठाने हैं। सभी कदमों पर प्रायर अप्रूवल लेना है, परमिशन द पेरेंट्स लेनी है, डेस्टिनेशन के चुनाव की सूचना देनी है। सूचना हम शेयर करते हैं, आप टीचर की मीटिंग बुला सकते हैं, स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं कि भाई हम इस जगह जाना चाहते हैं। तो विद द कंसेंट ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना है। और तमाम बातों का ध्यान रखना है। स्कूल कैलेंडर में होना वो ऐसे समय फिट हो कि बाकी हमारी गतिविधियां प्रभावित ना हो। सर, जैसे आपने बताया कि स्कूल अथॉरिटीज़ की परमिशन लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब पूरा ध्यान रखना है। जी हाँ। इसमें अभी आपने एक पॉइंट की बात की थी, टारगेट ग्रुप के बारे में। जी, तो जी हाँ, जी। टारगेट ग्रुप से क्या मतलब, उसका क्या तात्पर्य है और इसका क्यों ध्यान रखना चाहिए हमें? टारगेट ग्रुप, मैंने आपसे कहा जैसे एक्सकर्शन जो है, इट शुड बी रिलेटेड विद द करिकुलम। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमारा विद्यालय नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पर हम सब बच्चों के करिकुलम से रिलेटेड वहाँ चीज़ें ढूंढ पाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य उससे ये था कि प्राइमरी सेक्शन के लिए एक हम ट्रिप बना सकते हैं, मिडिल क्लास के लिए दूसरी ट्रिप हो सकती है, हायर जो हमारी क्लासेस हैं, सीनियर सेकेंडरी जो क्लासेस हैं, उनके लिए कोई और तीसरी जगह हम जा सकते हैं। यद्यपि मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि यदि, क्योंकि कई कॉन्स्टेंट्स हैं, कई फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि समय को भी ध्यान में रखना है, स्कूल कैलेंडर को भी ध्यान में रखना है, प्लस मैं अभी ये भी कह रहा हूँ कि अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए अलग अलग भी ट्रिप बनानी है। तो समय की आपके पास बहुत कमी पड़ सकती है, तो फिर भी कोई बात नहीं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े बच्चों को उनके हिसाब से जानकारियाँ दी जाएं, छोटे बच्चों को उनकी ज़रूरत के अनुसार। जगह एक ही है, जैसे शुरू में हमने आपसे कहा था कि चिल्ड्रन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेम ऑफ द किंग, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द फ्लावर्स ट्रीज देयर। एट द सेम टाइम जो बड़े बच्चे हैं उनको आप आर्किटेक्चरल चीज़ें बता सकते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट हिस्टोरिकल प्लेस। यदि उससे कोई जुड़ा हुआ कोई ख़ास, मान लीजिए इतिहास में युद्ध हुआ है, आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एक जगह पर जाकर अलग अलग बच्चों को अलग अलग एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उनके जो ग्रुप आपने बनाए हुए हैं उनकी जानकारी दी जा सकती है। एट द सेम टाइम यदि आपके पास समय है और रिसोर्सेज आपको अलाउ करते हैं तो आप उनको अलग अलग जगहों पर भी ले जा सकते हैं। टारगेट ग्रुप से हमारा ये मतलब था, उसका उद्देश्य वही था
कि हम उनको अलग अलग जगहों पर ले जाएं ताकि उनकी करिकुलम पाठ्यक्रम से संबंधित बातें हम पूरी कर पाएं। मतलब अगर हम कहें कि हम एक एक्सकर्शन प्लान कर रहे हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना कि जैसे आपने बताया कि स्कूल कैलेंडर के अकॉर्डिंग उनका इवेंट्स जो हम प्लान करते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जी जी हाँ। करिकुलम में इंक्लूडेड होना चाहिए और क्लिमेटिक चेंजेस जो होते हैं उन सब का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ। साथ ही साथ जो डिफरेंट एज ग्रुप है या जो टारगेट ग्रुप है उनको भी ध्यान में रखते हुए मतलब हमें इन सब बातों को अगर हम असेंबल करें, एक साथ रखें, तो सारे फैक्टर्स कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो तभी हम एक सक्सेसफुल एक्सकर्शन की प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली एक्सकर्शन प्लान करने में बहुत बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है और उसके बगैर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि फिर हमको जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। तो पहला अच्छा ये है कि पहले ही हम सावधानीपूर्वक उसका चुनाव करें। तो सर जैसे हमने एक एक्सकर्शन प्लान कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि उस टाइम क्या करना चाहिए, उससे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद फिर हम मतलब बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पोस्ट एक्टिविटीज़ फॉर दिस एजुकेशनल एक्सरसाइज, द एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ के बारे में जो कहा जा सकता है तो इसमें यह है कि लेट मी रीड आउट फर्स्ट, द प्रोवाइड टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू शेयर जनरल ऑब्जर्वेशंस and reaction to field trips. Share specific assignments students completed while on field trip. Create a classroom bulletin board displaying materials developed or collected by on trips. Develop a classroom museum that replicates the extent displays students observed on the field trip. Link field trip activities to multiple curricular areas. For example, a student can develop vocabulary list based on the field trips observations, record field trip observations in a classroom journal, complete math problem related to actual field trip, budget planning also, share and evaluate a student's assignment activities in the field book, have the class compose and send thank you letters to the field trip site host, and also we should create a short news report about what happened on the field trip. तो जहाँ तक पोस्ट एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ की बात है, सबसे पहले हम बच्चों को समय देंगे, उनको एक्सकर्शन से वो आ गए शेयर करने देंगे कि किसने क्या देखा। उसके बाद उनको एक टीचर जनरल बनाया जा सकता है, टीचर्स भी उसमें सहयोग करेंगे। जैसे स्कूल की मैगज़ीन होती है, स्कूल की मैगज़ीन में हम अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं कि भाई हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या क्या देखा और कैसे ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो बच्चों को बहुत सी एक्टिविटीज़, जैसे मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि फील्ड ट्रिप हमारा विद ए पर्पज़ एक्ट है। यहाँ पर हम जिस उद्देश्य के साथ जाते हैं उसको देखते हैं पूरा हुआ या नहीं हुआ। कोई भी काम हम जब करते हैं तो पर्पज़ रहता है, तो वो पर्पज़ फुलफिल हुआ या नहीं हुआ वो बहुत ज़रूरी है। चाहे भले ही हम एक बुलेटिन बोर्ड बनाएं जिस पर हम डिस्प्ले करें, बताएं कि हम कहाँ कहाँ गए थे। इवन हम लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं कि भाई द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वेंट टू दिस प्लेस एंड ये हुआ वहाँ पर। उसके बाद एक्टिविटीज़ में साउंडस्केप्स बनाए जा सकते हैं। यदि वो ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ की आवाज़ें रिकॉर्ड करके रखी जा सकती है फर्दर और अपने आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों ने वहाँ क्या किया, कौन कौन सी गतिविधियों में भाग लिया और उन गतिविधियों से कौन कौन से करिकुलर एरियाज़ में हमारे एक्सपीरियंस हुए। मतलब शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ द एक्सपीरियंसेस देयर बाय द टीचर्स आल्सो। अध्यापकों को भी उसमें बहुत ध्यान रखना होगा कि अगर हम वहाँ गए थे बच्चों को लेकर तो किन उद्देश्यों के साथ गए थे। जैसे हम लोग लेसन प्लान करते हैं, अध्यापक क्लास में जाने के पहले प्लान करता है कि हम वहाँ किन उद्देश्यों को लेकर जाते हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई
इसी तरह से एक्सकर्शन में जाने के समय यदि हम अपनी सब्जेक्ट मटेरियल को सप्लीमेंट करने के लिए जो भी पढ़ाया जा रहा था उसको और अधिक अच्छा करने के लिए यदि वहाँ गए थे तो उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई? हुई, बहुत अच्छा। नहीं हुई तो क्या? अच्छा, उसमें और भी कुछ बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं कि जिन बातों को लेकर बच्चे वहाँ पर गए थे, एंजॉयमेंट करने को मिलेगा, खेलने को मिलेगा, नई नई स्थानों में जाने को मिलेगा, और जो सर ने बताया हुआ है क्लासरूम में वो एक्टिविटीज़ वहाँ करने को मिलेंगी, तो वो पूरी हुई या नहीं हुई? वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, रिपोर्ट बन सकती है। रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर द एक्सकर्शन। हर बच्चा अपनी क्लास में अगले दिन आकर डिस्कस करेगा विद द हेल्प ऑफ टीचर, और वहाँ एक रिपोर्ट बनाने का प्रयास किया जाएगा, फाइनल रिपोर्ट क्लास वाइज। क्लास जब अपने अपने व्यू पॉइंट दे देगा तो मुझे लगता है स्कूल रिपोर्ट भी एक बनेगी, चाहे वो लोकल न्यूज़पेपर में जाए या वो स्कूल मैगज़ीन में जाए या वो नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए या फर्दर रेफरेंस के लिए ऑफिस में उसको रखा जाए। ये सभी एक्टिविटीज़ हम मतलब डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करते हुए, जैसे हमने रिपोर्ट राइटिंग करी या उसके रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, बच्चों के साथ वो शेयर किया हमने, उन्होंने बताया, हमने देखा, और क्या क्या एरियाज़ में मतलब बच्चों ने क्या सीखा वहाँ से, किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स बच्चे में हुई, क्या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुई, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं पोस्ट एक्सकर्शन एक्टिविटीज। जी हाँ, एक्सकर्शन के बाद इन सब बातों पर जो पहले हमने प्लान किया था, जिन उद्देश्यों को लेकर गए थे, उनकी पूर्ति हुई या नहीं, ये देखना। अब ये तो मतलब हो गया कि डिस्कशन हो गई, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, कि हमने मतलब जो पोस्ट एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ के जो पार्ट था हमारा, ये हो गया हमारा डिस्कशन। पर जो हमारा इस डिस्कशन जो निकला रिजल्ट, उसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे? हाँ, इवैल्यूएट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसका मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। कि आप देखिए, आपने जब एक्सकर्शन प्लान किया तो मुझे लगता है बहुत सा उसमें इनपुट दिया गया होगा, बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, समय आपने लगाया, बहुमूल्य समय। आप 2 दिन, मान लीजिए मेजर एक्सकर्शन है, आपने 2 दिन अपने स्कूल के लगाए, तो वो समय, वो जो धन आपने लगाया, और उसके लिए हम लोग आंसरेबल हैं कि भाई उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ। तो आप देखें कि जो उसका इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सकर्शन है उसमें भी बहुत से पॉइंट्स कहे जा रहे हैं। So we should complete a teacher journal regarding the field trip. This will provide a good reference for future field trips. What was unique educational value in this field trip? Did the students meet the objectives, expectations? Was there adequate time? Was there adequate staff and adult supervision? What might be done differently to make this an even better experience in future? What special points should be emphasized next time? What special problems should be addressed in the future? And what would improve a visit to this site in the future? आप देखें, इसमें जो पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, इसमें उन्हीं तमाम बातों को फिर से एक बार लिया गया है कि क्या हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हुई, क्या हमने जो उसमें अपना धन लगाया, समय लगाया, उससे लाभ हुआ, ये क्या पर्याप्त समय था। मतलब एक क्वेश्चनर भी बनाया जा सकता है, मुझे लगता है क्वेश्चनर बन सकता है कि भाई आप इन बातों को लेकर गए थे, तो यस, नो, टिक मार्क, इस तरह के क्वेश्चन आंसर भी। जो हमने प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हुई या नहीं, किस बात की कमी रह गई, या हम फ्यूचर में और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, दे सकते हैं। ये क्या समय पर्याप्त था, क्या आपके टीचर्स आपके साथ रहे, क्या टीचर और एडल्ट सुपरविज़न वहाँ आपके साथ था। ऐसा तो नहीं कभी आप अकेले पड़ गए, है ना, फिर आप ढूंढते रहे, चूँकि दृष्टिबाधित हमारे साथ बच्चे हैं, है ना। तो इस तरह के तमाम प्रश्नावली के रूप में रखे जा सकते हैं। अच्छा, क्या ख़ास बात क्या थी, ख़ास बात क्या थी वहाँ पर, तो उसको भी वो देखा जा सकता है कि वो पूरी हुई या नहीं हुई। उसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे, ताकि भविष्य में जब हम दोबारा उसी जगह पर जाएं या किन्हीं अन्य जगहों पर जाएं, तो उन बातों का ध्यान रखें, जो हमारी कमियां रह गई थी उनको पूरा करें,
और अगर कमियां नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एज अ पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन तो हम अगर देखें तो एक क्वेश्चनियर टाइप का हम प्रिपेयर कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि किन बातों की कमी रह गई थी या आगे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे एक्सपर्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी का सेशन हम एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मुश्किल हो दूर मंजिल हो never stops us from dreaming हारता है वो हार माने जो we are what we believe in हम धरती को अंबर से मिला दे हम उड़ सकते हैं उड़कर दिखा दे सितारों को आशा के पंखों पे we can and we will fly we can and we will fly Our vision at the Rehabilitation Council of India is to enhance the standard and quality of special education and rehabilitation services for the betterment of persons with disability in the country. Our mission is to regulate training policies and programs, standardize and develop training courses, recognize institutions and courses, promote research, maintain the Central Rehabilitation Register, collect and disseminate information to provide and improve the quality of special education. Our dream is to build a free environment for persons with disabilities by an enlightened special education system and to reinforce the education system by social engineering. The dream is total rehabilitation of persons with disabilities. Welcome back to our session where we're discussing about the excursions planning और उन प्लानिंग को करते हुए कैरिड आउट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि पोस्ट एक्सकर्शन हम क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं कि इसमें हम और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि रखी जाने वाली सावधानियाँ, प्रिकॉशंस की चर्चा हम लोग अंत में कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चर्चा बिल्कुल शुरू में होनी चाहिए, या कि चर्चा भले ही आखिर में कर लें, लेकिन सावधानियों का ध्यान हमको एक्सकर्शन करने के पहले रखना है। तो जिसमें जो मुख्य बात है वो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, वी वुड लाइक टू टेक सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट ट्रिप्स। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे अच्छे उद्देश्य के साथ बच्चों को लेकर एजुकेशनल ट्रिप पर जाते हैं, एक्सकर्शन पे जाते हैं, वहाँ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है क्योंकि इतने बच्चे हैं और यद्यपि आपके पास अध्यापक भी होते हैं पर्याप्त संख्या में, पूरा स्टाफ होता है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक ख़ास ग्रुप के 2 बच्चे मिस हो गए। मतलब जब शाम को आपने मान लीजिए कि पूरा दिन की ट्रिप करने के बाद जब 1 घंटी पे जाएगी कि भाई सब लोगों को आ जाना है, इकट्ठे हो जाना है, तो सभी ग्रुप से इकट्ठे हुए और बसों में बैठना शुरू हुआ। चल दिए सब लोग, वहाँ से उस डेस्टिनेशन से भी चल पड़े। स्कूल आए, बच्चों की गिनती की गई, 2 बच्चे कम। अब जिस अध्यापक की
उनके साथ ड्यूटी थी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। वो काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ चलने के पहले भी होनी चाहिए थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं की गई होगी, लेकिन 2 बच्चे हमारे बाय द वे मिस हो गए। क्योंकि होता ये है कि कई बार कुछ दृष्टिबाधित जो पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं उनके साथ एक आध मंद दृष्टि वाला बच्चा भी बाय द वे अगर है, तो ऐसा होता है कुछ समय के बाद कि बच्चे भी चाहते हैं कि भाई टीचर से थोड़ा हट के अपने समूह में भी थोड़ा सा समय बिताया जाए, और वो ऐसा उन्होंने किया तो थोड़ा और घूमते घूमते दूर निकल गए और वो छूट गए, ग्रुप से हट गए, ये घटना। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो अध्यापक की है, उसको समझना है कि भाई ठीक है, बच्चों का जरूर मन इस बात का है कि वो अकेले घूमना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं उनके 10-20 कदम पीछे पीछे रहना चाहिए, ताकि कम से कम बच्चे ना खोएं। और मैं आपको घटना बताना चाह रहा हूँ। एक बार हम लोग एक झील का विजिट करने गए। झील में बोटिंग होती है। अब बोटिंग भी सब बच्चे करना चाहते हैं। अब बोटिंग करी, ठीक है, सब बच्चों ने करी। एक बच्चे का मुझे याद आ रहा है, वो थोड़ा हैवी वेट था बच्चा और देख नहीं सकता था और सुन भी शायद नहीं सकता था, या थोड़ा पार्शियल हियरिंग तो थी उसकी, लेकिन समहाउ वो एक छोटी सी बोट में बैठने के प्रयास में गिर गया। अब आप विचार करिए, झील जो इतनी बड़ी है उसमें कोई बच्चा बोट में बैठना चाह रहा है, बोटिंग, अब आप मना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा कई बार ऐसा, मैंने प्रयास किया अध्यापकों के द्वारा कि चलिए बोटिंग रहने देते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे कहते नहीं, बोटिंग सर जरूर करेंगे। तो बोटिंग की, सब लोगों ने एंजॉयमेंट किया। एक बच्चा उधर गिर गया। अब वहाँ रेस्क्यू अगर लोग हैं तो तुरंत उसको पकड़ लेंगे, मान लीजिए कई बार नहीं भी है, तो हम तो आ जाते हैं ना प्रश्नों के दायरे में। तो घटनाएं, जो दुर्घटनाएं, जो मैं कहना चाहता हूँ, भगवान न करे ना हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी रखनी है, इस तरह की कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। आप समुद्र में जाते हैं, पेपर में सुनने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है, कोई कहीं गए, पहाड़ों पर गए, आप वहाँ ट्रैकिंग करने लगे, वहाँ बिल्कुल ट्रेंड स्टाफ के साथ ट्रैकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार हमारा अनुभव है, ट्रैकिंग को हमने उतना नहीं समझ पाए हैं। कई बार दृष्टिबाधित बच्चों की अपनी कुछ समस्याओं की वजह से, मान लीजिए पैर स्लिप हो गया, चढ़ते हुए स्लिप हो गया, उतर तो आप चलिए रस्सियों से आएंगे, ठीक है, लेकिन चढ़ेंगे तो आप अपने आप, तो कई बार पैर स्लिप हो गया। वो जो दुर्घटनाएं हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, उनको हमें अवॉइड करना है कि कैसे कोई दुर्घटना ना होने पाए, इसका खास ध्यान रखना है। क्योंकि हम दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ पर ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम पहले से अलर्ट होंगे, पहले से सतर्क होंगे, तो हम उनको मैक्सिमम अवॉइड कर पाएंगे, उनसे बच पाएंगे। सर, जैसे आपने एग्जाम्पल्स के लेके भी बताया कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मतलब जिनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है, तो हर किसी को इन बात का ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए। ये रियल एक्सीडेंट्स हमने आपको बताए, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कल्पना करके बता रहा हूँ, रियल एक्सीडेंट्स हमने जो खुद फेस किए हैं वो बताए, तो उसमें भी हमको जो है जवाबदेही करनी पड़ती है। प्रयास इस बात का करिए, उससे ये नहीं है कि हम दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम वो क्रिया नहीं करेंगे, गतिविधियां होंगी, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है, हमें अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अध्यापकों के सहयोग से, चाहे तो माता पिता भी, यदि हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो माता पिता भी चल सकते हैं, लेकिन कई बार उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, उनको मना करना पड़ता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हमारा नहीं होते हमारे पास रिसोर्सेज। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, यहीं दिल्ली में ही ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ये ऐसा होता है कि उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ तक कि जो भी कनेक्टेड लोग हैं, सभी आते हैं। यानी ये कि बहुत बड़ी एनुअल पिकनिक
एक होती है वो होती है। तो वहाँ पर हम उस तरह का सोच सकते हैं कि चलिए हमारे पास एडिशनल सपोर्टिंग स्टाफ और लोग भी हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो बहुत लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि प्लानिंग में हम एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, फैमिली सबको इंक्लूडेड करते हैं। और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक एक्सकर्शन जो हम विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमारे एक्सपर्ट ने बताया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। थैंक यू। That was all about the today's session regarding the excursion. This is time for the closing of our session. Thank you so much.